स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8th क्लास का साइंस का सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। पूरा चैप्टर समझा चुके हैं, ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। पहला दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर में आ जाते हैं। कहाँ पर है क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए पहला दूसरा तीसरा, ये क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिख रहा है लेकिन बाकी ठीक ठाक है, देख लीजिए। ये टिक लगाने वाला क्वेश्चन है, पढ़ दे रहे हैं, अब टिक लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? एक मुलायम वस्तु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। मुलायम जिसको चाकू से काटा जा सकता है, चैप्टर पढ़ाए थे उसमें बताए थे। सोडियम और पोटेशियम, ये धातु है फिर भी इतना मुलायम है कि इसे चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, एक उच्च आघातवर्धी वस्तु जिसका उपयोग खाद्य का चीज़ पदार्थ को पैक करने के लिए, खाद्य पदार्थ यानी खाने वाली चीज़ों को पैक करने के लिए, पैकेजिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वो है एल्युमिनियम। ये उच्च आघातवर्धी यानी एल्युमिनियम का बहुत पतला परत बना सकते हैं, बहुत पतला चादर बना सकते हैं, एकदम पेपर जैसा बहुत पतला, जिससे कि खाने वाली चीज़ों को रखने का कार्य, पैक करने का काम करते हैं। जैसे आज कंटेनर आता है ना, जिसमें नाश्ता वास्ता दिया जाता है या भोजन कुछ भी पैक किया जाता है, तो वो एल्युमिनियम का रहता है। अगला क्वेश्चन है, एक अधातु जिसमें चमक होती है। अधातु जिसमें चमक होती है, तो अधातु का गुण बताए थे कि ये चमकदार नहीं होती है, लेकिन अपवाद कुछ था कि कुछ अधातु चमकदार होती है, जैसे आयोडीन। आयोडीन चमकदार होती है। अधातु का गुण है चमकदार ना होना, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकदार होते हैं, ठीक। तो इसका आंसर आयोडीन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में देखिए खाली जगह भरना है, तो खाली जगह देखते हैं। खाली स्थान का उपयोग पेंसिल लीड बनाने में किया जाता है। पेंसिल का लीड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या बताए थे? विद्युत का सुचालक है, विद्युत और ऊष्मा का, यानी उसमें करंट भी लगता है। तो ग्रेफाइट एक अधातु है, फिर भी उसमें करंट लगता है, यानी ये विद्युत का सुचालक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान एक अधातु है जिसका उपयोग जल शुद्ध करने में किया जाता है। पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग करते हैं, Cl2 क्लोरीन है ना। चलिए कोई परेशानी नहीं है। तीसरा प्रश्न में आते हैं, इसमें भी नाम लिखना है। क्या लिखना है? एक धातु जो द्रव रूप में पाया जाता है। धातु बोल रहा है, एक धातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पा रहा है ना, चैप्टर पढ़ाएं, इस सबको समझा चुके हैं, एकदम बढ़िया से बता दिए हैं। जो पढ़े होंगे वो तो अपने से भी कर लिए होंगे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसको थोड़ा सा बनाने की ज़रूरत है, तो उसको मेन ध्यान देंगे ना। ये सब तो ईजी क्वेश्चन है। एक धातु जो कठोर होता है, तो कोयला या हीरा, ये सब कठोर होता है। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को हम नहीं बताए थे, चैप्टर पढ़ाए थे उसमें, इसी को बोल लेते थे कि क्वेश्चन में आएगा उसी समय समझा देंगे, है ना। तो ये विस्थापन प्रतिक्रिया क्या है, तो समझते हैं थोड़ा सा। विस्थापन नाम से पता चल रहा है, देखिए विस्थापन लिखा हुआ है, ठीक है, विस्थापन। तो विस्थापन नाम से क्या समझ में आता है? विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, है ना, उसी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? जैसे दो चीज़ होगा, जैसे कि ए और बी, जो दो पदार्थ एक साथ है, दो तत्व है या यौगिक है, कुछ भी कह सकते हैं, और एक सी है अलग से यहाँ पे। तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया जब होगा तो क्या होगा? ये जो ए और बी साथ में है, इसमें से कोई एक उठ करके सी के पास चल जाएगा, ठीक है, और एक अकेला रह जाएगा, यानी ए रह गया यहाँ पे और बी और सी एक साथ मिल गया, ठीक है। तो इस तरह जो एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा तो उसको विस्थापन प्रतिक्रिया या अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आए वैसे में जैसे दो ए और बी साथे था दोनों, अरे बेचारा अकेले था सी, लेकिन बी का किया उसके पास चल गया, है ना। या इधर से देखे तो ऐसा हो सकता है कि सी अकेले था, तो सी आया इसके पास और ए को 2-3 झाप दिया और उसको हटा दिया और बी के साथ सेट हो गया, ठीक है। तो इसी को विस्थापन माने एक ठो को हटा के खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेना, है ना। जिसको लिखना चाहे क्या लिखेंगे? ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व उससे कम प्रतिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापित करना मतलब हटा देता है, उसे विस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं। तो देखिए एक चीज़ आ रहा है इसमें, अधिक प्रतिक्रियाशील
तत्व, अधिक प्रतिक्रियाशील यानी अधिक क्रियाशील तत्व जो रहेगा वो कमज़ोर वाला को, कम क्रियाशील को हटाता है ना। जैसे ऐसे भी आप समझिए ना, जैसे दो आदमी हैं, अकेले हैं, अब ये जब अकेले ये अगर इस किसी को हटाना चाह रहा है जो अगला को, तो ये मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो उसको हटाएगा है। अब ये सी उठ के चल गया बी के पास या ए के पास, उसको मार के भगा देंगे और हम सेट हो जाएंगे उससे। तो इसको तो मजबूत होना चाहिए। अब कमज़ोर रहेगा तो नहीं वही धुन देगा, उल्टा धुन आगे आ जाएगा। अब तो मतलब जो हटाने जा रहा है वो होना चाहिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग, प्रतिक्रियाशील, उसी को साइंस में कहा गया, या अभिक्रियाशील कहेंगे है ना तत्व में। तो अभिक्रियाशील या प्रतिक्रियाशील, जो अधिक अभिक्रियाशील रहेगा वही कमज़ोर वाला को, कम अभिक्रियाशील को, इसको जैसे कम अगर है बी तो इसको हटा देगा और ए सी सेट हो जाएगा ए और सी के साथ, और बी जो है वो बाहर चल जाएगा, अकेले अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे जास्ता तांबा से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, तांबा को विस्थापित करता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे जिंक, ये जस्ता जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट CuSO4, तो कॉपर के साथ सल्फेट था, ये जिंक अकेले था। ये जिंक जो है वो जिंक का किया इधर आया और Cu को हटा दिया, और ये देखिए बन गया ZnSO4, यानी SO4 के साथ खुद सेटिंग कर लिया और Cu बेचारा अलग हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको और डिटेल से 10 क्लास में पढ़ना। ठीक है, ऐसे यहाँ भी समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन, धातु और अधातु का 3 उपयोग लिखिए। तो देखिए धातु अधातु का बहुत सारे उपयोग बताए थे, 10-12 उपयोग बताए थे, उसमें से 3 को लिखना है, कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे धातु का उपयोग यहाँ पे लिखा है विद्युत तार का निर्माण में, जैसे तांबा और एल्युमिनियम का तार बनाने के लिए, इमारत एवं पुल निर्माण में जैसे लोहा का, गहना बनाने में जैसे सोना चांदी का। अधातु का उपयोग तो दहन के लिए आवश्यक, यानी कोई भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जलेगा नहीं, है ना। और सजीवों के श्वसन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी श्वसन, विदाउट श्वसन, बिना श्वसन का तो नहीं रह सकते हैं, तो सांस जो लेते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी अधातु है। हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में, हाइड्रोजन जो है अधातु, ये भी है, इसका ईंधन के रूप में उपयोग होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा है ना, और आंसर लिखना चाहे तो लिखते चलिएगा। 6ठा क्वेश्चन, एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। एल्युमिनियम के पन्नी का उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ के लपेटने में, क्यों, कारण बताना है। ठीक है, तो देखिए एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में होता है, क्योंकि एल्युमिनियम धातु आघातवर्ध है और इसकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती है। साथ ही साथ एल्युमिनियम संक्षारण विरोधी भी है, इसी कारण पन्नी में रखी खाद्य सामग्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो देखिए एल्युमिनियम को जो है खाने वाली चीज़ को पैकिंग के लिए इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम का बहुत पतला पतला चादर बनाया जा सकता है, एकदम कागज़ जैसे पतला पतला चादर बनाया जा सकता है। पतला रहेगा तब ना लपेटने का काम करेंगे। ठीक है, आराम से उसका पतला चादर बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत आघातवर्धी होता है, पहला कारण है। दूसरा कारण है कि ये संक्षारण विरोधी भी है। संक्षारण विरोधी मतलब इसमें जंग उंग नहीं लगता है, जंग सब नहीं लगता है इसमें, है ना। इसीलिए इसको खाने वाली चीज़ों को लपेटने के लिए या उसको पैक करने के लिए करते हैं, तो वो खराब नहीं होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है, बोल रहा है। काहे को रखा जाता है वो बताना है। एल्युमिनियम बोलते सोडियम और पोटेशियम को, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, कारण बताना है। तो देखिए सोडियम और पोटेशियम बताए थे जब चैप्टर पढ़ाए थे कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। ये वायु के संपर्क में आएगा तो जल जाता है, वायु के संपर्क में आने से जल जाएगा, आग लग जाएगा इसमें, है ना। वायु या जल से भी बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है, वायु में सीधे जलिए जाएगा, आग लग जाएगा ना। पानी जो है उसमें भी बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है, इसलिए इसको मिट्टी तेल में यानी किरोसिन का तेल में डुबो के रखा जाता है। ठीक है, दोनों ही धातु अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यदि इन्हें वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो ये वायु से अभिक्रिया करके जल उठती है।
मिट्टी का तेल इन धातुओं के ऊपर एक आवरण बनाता है जो इन्हें वायु तथा नमी के संपर्क में आने से बचाता है। तो देखिए क्या करता है, मिट्टी तेल डाल के रखते हैं तो मिट्टी तेल जो है इसके अंदर हवा नहीं घुसने देगा, वायु या नमी के संपर्क में नहीं आने देगा, जिससे वो अभिक्रिया नहीं करेगा और जलेगा नहीं। हवा में मिल लिया उसको हवा थोड़ा सा भी वायु तो वो जल जाता है, माचिस लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप जल जाता है। तो इसलिए उसको मिट्टी तेल में रखते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जैसे कि दिख रहा है, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को बोल रहा है कॉपर प्लेट में अगर हम डाल लें तो क्या होगा, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर प्लेट में, कॉपर का प्लेट में, कॉपर मैंने क्या समझ में आता है, धातु है ना। कॉपर क्या है, धातु, तांबा। तो धातु में अगर हम HCl H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 रख दे तो क्या होगा। तो देखिए रिएक्शन जब पढ़ाए थे उसमें एक चीज़ पढ़ाए थे कि धातु और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो अम्ल, धातु और अम्ल अभिक्रिया करता है तो बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ भी होगा। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में हाइड्रोजन होता है जो कॉपर से कम क्रियाशील होता है। कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित कर कॉपर सल्फेट का लवण बनाता है ना। कॉपर सल्फेट किधर गया, हाँ, कॉपर सल्फेट बनाता है। इसे निम्न रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। तो इससे क्या होता है, देखिए क्या बनता है, यहाँ भी इसको दर्शाया हुआ है। H2SO4 ये अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये कॉपर। तो ये क्या है, कॉपर जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा ताकतवर है। जाएगा हाइड्रोजन पास, 2 थोपी लगाएगा, कहेगा भाग यहाँ से, SO4 मेरा है, SO4 के साथ अपने और H2 बाहर है। तो ये कौन सा अभिक्रिया पढ़े थे, इसको विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं? नहीं तो क्यों? बोल रहा है नींबू अचार को आप एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रख सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं रख सकते हैं तो क्यों नहीं रख सकते वो बताना है। तो देखिए वही आंसर इसका होगा कि अम्ल, अचार है नींबू का तो अम्ल होगा, एल्युमिनियम है तो धातु है, मतलब तो अम्ल और धातु पड़े थे, अभिक्रिया करने से लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो लवण और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा तो वो चीज़ जो है, वो अचार जो है ख़राब हो जाएगा, है ना, इसीलिए नहीं रखते हैं। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, वह एल्युमिनियम के साथ प्रतिक्रिया कर एल्युमिनियम साइट्रेट में बदल जाता है, यानी ये लवण है एल्युमिनियम साइट्रेट, और नींबू के अचार को खराब करता है। इसलिए नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्र में नहीं रखना चाहिए। और सिर्फ नींबू ही नहीं, कोई भी खट्टा पदार्थ को तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज वो रिएक्शन करके तांबा से यानी धातु से रिएक्शन करके वो खराब हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, ये इतना लंबा प्रश्न क्वेश्चन है, बाप रे। एक दिन क्या हुआ, देखिए अर्चना अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई, सोनार के पास। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश होते सोने के पुराने गहने दिए, पॉलिश हेतु माने पॉलिश करने के लिए। अगले दिन जब वो गहने वापस लाई तो पाया कि उसका भार कुछ कम हो गया। तो देखिए पॉलिश करने के लिए गहना दी सुनार को, ये अर्चना की माँ। दूसरा दिन गहना लिए तो कुछ वजन उसका कम हो गया। काहे को कम हुआ? क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते थे? कमी क्यों हुआ भार में? तो देखिए पॉलिश किया तो उसका ऊपर का थोड़ा बहुत परत उजड़ जाता है ना, तो इसीलिए कम हुआ। भार में कमी आभूषणों में से सोने की मात्रा कम होने के कारण, सोने का मात्रा कम, यानी ये जो आभूषण है उसमें जो उसको साफ़ किया जा रहा है तो उसके अंदर हल्का फुल्का सोना का परत भी उजड़ जाता है। ठीक है, सुनार के आभूषणों को चमकीला बनाने के लिए उन्हें एक्वा रिजिया नामक घोल में डाला, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का घोल है। यह घोल सोने को अपने अंदर घोल लेता है। आभूषणों के इस घोल में डालने से आभूषणों की ऊपरी परत इस घोल में घुल जाती है, यानी सोना का जो है ऊपरी परत वो उस घोल में घुल जाती है ना, जो लिक्विड है जिसमें उसको धोया जाता है, उसको चमकीला बनाया जाता है, तो उसमें घुल जाता है और आभूषणों की ऊपरी परत के नीचे की चमकीली परत निकल जाती है, जिससे आभूषण नए जैसे लगने लगते हैं।
लेकिन ऐसा करने से उसकी भार में कमी होती है। ठीक है, तो ऊपर वाला उजड़ जाता है इसलिए एकदम चमचमाल दिखता है। ऊपर वाला पुराना जो था उजड़ गया और एकदम चमचमाल अंदर वाला दिखेगा है, तो चमक तो गया लेकिन उसका वजन कम हो गया। आया बात समझ में? तो इतना ही प्रश्न था इस चैप्टर में, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको कर लीजिएगा, उसके बाद तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया हो तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स।